नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह मान, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारी पानीपत, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, एजुसेट टेलीकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत सामाजिक न्याय उपविषय पर चर्चा करेंगे। सामाजिक न्याय को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से आज व्याख्यान 1 है, जिसके अंदर सामाजिक न्याय भाग 1 पर चर्चा होगी। आज के व्याख्यान का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो इस पाठ का परीक्षा उपयोगी अध्ययन करवाना है। उसी के साथ साथ में इस पाठ को पढ़ाने का, इस व्याख्यान का एक और हमारा मुख्य उद्देश्य है, और जो उद्देश्य इस अध्याय को आपके सिलेबस के अंदर रखा जाना है, उसी उद्देश्य को हम लेकर के चले हैं। और वो उद्देश्य है आपको सामाजिक न्याय की विस्तार से जानकारी देना, ताकि आप रोजमर्रा के सामाजिक जीवन में दूसरों के साथ न्याय कर सके और दूसरों से अपने लिए भी न्याय ले सके। तो और वो तभी संभव होगा जब सामाजिक न्याय को आप अच्छे से समझ पाएंगे, गहन आपको समझ होगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान का जो क्षेत्र रहेगा, जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वो इस तरह से रहेगी। सबसे पहले हम सामाजिक न्याय का परिचय पर बात करेंगे, और सामाजिक न्याय के परिचय में विभिन्न संस्कृति और समाजों के अंदर सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य लिया जाता है उस पर चर्चा होगी। उसके बाद हम सामाजिक न्याय के अर्थ को समझेंगे, और उसके बाद सामाजिक न्याय की सुरक्षा के उपाय पर चर्चा होगी। प्रिय विद्यार्थियों, यह सामाजिक न्याय की प्रतिमूर्ति, एक न्याय की प्रतिमूर्ति आप देख रहे हैं जो अक्सर न्यायालयों के अंदर पाई जाती है। एक महिला का स्टैच्यू होता है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है ताकि वो किसी के साथ भेदभाव ना करे, सबके साथ एक समान बर्ताव करे, वो न्याय की प्रतिमूर्ति। और उसके हाथ में एक तराजू होती है ताकि वो सबको बराबर बराबर बांट करके सबको सबका वाजिब हक दे सके। वो जो सोशल जस्टिस को भी डिफाइन करती है, वो परिभाषित करती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने पढ़ा है पहले कि अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और अरस्तु ने आगे चल करके यह भी कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ में स्वाभाविक रूप से वो एक झगड़ालू प्राणी भी है। सीधी सी बात है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के अंदर बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे रहते हैं, एक समूह में रहते हैं, समाज के अंदर रहते हैं, और जब बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे एक समूह के अंदर रहेंगे तो वहां पर छोटे मोटे झगड़े होना स्वाभाविक है। अतः वो एक झगड़ालू प्राणी भी है, और जब झगड़े होंगे तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनका समाधान निकालने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था हमें बनानी होगी। और वो व्यवस्था क्या हो? वो न्यायपालिका की व्यवस्था हो सकती है जो उन झगड़ों को निपटा सके, झगड़ों को रोक सके। तो उसके बाद अगर हम बात करें विभिन्न समाजों के अंदर सामाजिक न्याय से क्या अर्थ लिया जाता है, तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत के अंदर सामाजिक न्याय या न्याय को धर्म के साथ जोड़ा गया है, और भारत के अंदर राजा का यह परम कर्तव्य माना जाता है कि वो उसका राजा का यह धर्म माना जाता है कि वह समाज के अंदर न्याय की स्थापना करे। उसी तरह से चीन के अंदर जो चीन के प्रमुख दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने तर्क दिया है कि जो गलत है उसको दंडित किया जाना चाहिए, और जो अच्छे व्यक्ति हैं, भले मानस हैं, उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, ताकि वह समाज के अंदर एक न्याय की व्यवस्था बनाई रखी जा सके। और यह कार्य जो है यह राजा को करना चाहिए, राजा का कर्तव्य है। तो इसी तरीके से ईसा पूर्व में यूनान के जो दार्शनिक प्लेटो हुए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक के अंदर इसकी चर्चा की है, और द रिपब्लिक के अंदर उन्होंने चर्चा के माध्यम से, संवाद के माध्यम से यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि न्याय क्यों आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के लिए और प्रत्येक समाज के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, प्लेटो ने अपने शिष्य सुकरात और उसके सुकरात के जो युवा कुछ मित्र थे, उनके संवाद के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि न्याय क्यों आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, सुकरात जब यह कहता है कि समाज के अंदर न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, न्याय अच्छा होता है, एक न्यायपूर्ण समाज अच्छा होता है,
न्यायपूर्ण व्यक्ति अच्छा होता है, तब उसके मित्र कुछ इस तरह के उदाहरण देते हैं कि समाज के अंदर अक्सर यह देखने को मिलता है कि जो अन्यायी व्यक्ति होते हैं, जो कामचोर होते हैं, जो चतुर होते हैं, जो दाव पेच खेल करके टैक्स को अपने ईमानदारी से अदा नहीं करते हैं, इस तरह से चतुर लोग समाज के अंदर ज्यादा कामयाब पाए जाते हैं, ज्यादा सफल पाए जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को न्यायिक बनने से लाभ क्या है? हमें लाभ जो है अन्यायी बनने से है, हमारा सीधा लाभ उसमें होता है। तो इसलिए सुकरात ने कहा कि ये बात आपकी ठीक है कि हम किसी के साथ चतुराई करते हैं, किसी को जब धोखा देते हैं तो हमें फायदा हो जाता है, ये बात आपकी सही है, लेकिन वो फायदा एक टाइम के लिए, एक समय के लिए होता है। परंतु अगर समाज पूरा का पूरा समाज ही इस तरह का हो जाएगा कि सभी एक दूसरे के साथ धोखा करेंगे, एक दूसरे के साथ दाव पेच खेलेंगे, एक दूसरे को धोखा देंगे, तो पूरे के पूरे समाज की जो व्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाएगी। और एक समय के लिए हम खुश हो सकते हैं, दूसरे के साथ धोखा दे करके स्वयं का लाभ ले सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब दूसरा हमारे साथ वही धोखा करेगा तो तब हमें कैसा महसूस होगा? और फिर तो जब पूरा ही समाज इस तरह का धोखा करने लगेगा, न्याय नहीं होगा समाज के अंदर, तो फिर हम दूसरे को धोखा देकर के भी लाभ प्राप्त कर लेंगे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अतः समाज के अंदर जो है न्यायिक व्यवस्था बहुत आवश्यक है, न्याय होना ही चाहिए, और न्यायपूर्ण समाज ही तर्कपूर्ण समाज या अच्छा समाज माना जाता है, अन्यायी समाज को अच्छा समाज नहीं माना जा सकता। तो ये जो है अरस्तु ने अपने मित्रों को इस तरह के तर्क दिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्लेटो ने पुस्तक में द रिपब्लिक में न्याय पर चर्चा करते हुए आगे कहा है, सुकरात के माध्यम से आगे, कि न्याय का मतलब केवल इतना नहीं है कि हम मित्रों का भला करें, अपने दोस्तों का भला करें और दुश्मनों का नुकसान करें। नहीं, न्याय तो सब लोगों की भलाई के लिए होता है, सब लोगों की केवल अपने ही लोगों के हितों के पीछे लगे रहे ऐसा नहीं होता, बल्कि न्याय में तमाम लोगों की भलाई निहित होती है। जैसे एक डॉक्टर सभी मरीजों की भलाई की चिंता करता है ना, कि मेरे सभी मरीज ठीक होकर के स्वच्छ होकर के जाएं, वैसे ही सरकार भी जनता की भलाई की चिंता करे। सीधे शब्दों में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा मिले, वह सामाजिक न्याय है, तमाम लोगों की भलाई निहित हो और पूरा समाज जो है वो न्यायपूर्ण समाज हो। इस तरह के समाज की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह से प्रेम होता है, प्रेम, उस तरह से प्रेम को सभी अच्छा मानते हैं। चाहे वो आप प्रेम करते हैं, मम्मी पापा से प्रेम करते हैं, मम्मी पापा आपसे प्रेम करते हैं, उसको आंका तो नहीं जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता है। वो एक भाव है, वो महसूस करने वाली एक बात है, तो हम उसको महसूस कर सकते हैं प्रेम को। उसी तरीके से न्याय को भी हम महसूस कर सकते हैं। उसको बताया नहीं जा सकता कि कितना न्याय है और कितना अन्याय है, उसको प्रतिशत में नहीं बताया जा सकता, उसको तोल करके तराजू के माध्यम से नहीं बताया जा सकता कि कितना है। तो इसलिए सीधे शब्दों में कहें, हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा मिले, उसको हम सामाजिक न्याय कह सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, समान लोगों के साथ समान बर्ताव होना चाहिए, सबको अपना अपना हिस्सा मिले, ये तो बात सही है, यह सामाजिक न्याय है, इससे सभी सहमत हैं। लेकिन वो हिस्सा हो क्या? कौन सा हिस्सा किसको मिले? मेरा हिस्सा है तो वो क्या हिस्सा है मेरा? कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य सभी समान है, सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि वोट का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, समानता में, स्वतंत्रता में, हमने बहुत सारी इस तरह की स्वतंत्रता और समानता पढ़ी है, जिसके अंदर सभी व्यक्तियों को एक समान स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, एक समान समानताएं प्राप्त हैं, वोट डालने का अधिकार सभी को प्राप्त है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सभी को प्राप्त है। अर्थात वो किस लिए प्राप्त है? क्योंकि वो मनुष्य है और मनुष्य सभी बराबर हैं, इसलिए सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। यह न्याय है, इसको हम सामाजिक न्याय कह सकते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए? जिस तरह से वोट डालने का अधिकार सबको एक समान रूप से दे दिया गया है, उसी तरीके से सबके साथ न्याय वही होगा कि सबको बराबर बराबर सब चीजें बांट करके दे दी जाए। प्यारे बच्चों, ये हमें लगता है कि ये जो है न्याय नहीं होगा अगर सबको बराबर बराबर दे दिया गया, बल्कि न्याय वह होगा जब समान लोगों के साथ हम समान बर्ताव करें। अर्थात एक आदमी कामचोर है,
एक आदमी बहुत तेज तर्रार और बहुत मेहनती है, क्या उन दोनों को एक समान देना चाहिए? एक आदमी अनपढ़ है, ईंट ढोने वाला है, मजदूरी का काम करता है, अनस्किल्ड लेबर है, वो उसके पास हुनर नहीं है, कोई कौशल नहीं है, कुशलता नहीं है, क्या उसको भी उतना ही मिलना चाहिए जितना कि एक बहुत मेहनती को मिलता है? अर्थात सीधे शब्दों में कहें, एक अकुशल मजदूर को और एक डॉक्टर को एक समान रूप से मिलना चाहिए। एक वैज्ञानिक को जो मिसाइल बनाता है, बड़े बड़े अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है, क्या एक वैज्ञानिक को भी उतना ही मिलना चाहिए जितना कि एक मजदूर को मिलता है? क्या कहेंगे आप? क्या यह न्याय होगा? नहीं प्रिय विद्यार्थियों, ये न्याय नहीं होगा। क्यों ये न्याय नहीं होगा? क्योंकि डॉक्टर तो बहुत मेहनत करने के बाद बनते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत की है उन्होंने। इसी तरह से वैज्ञानिक भी बहुत ज्यादा मेहनत करके बने, तो उनको भी एक समान रूप से नहीं रखा जा सकता, एक समान नहीं दिया जा सकता। न्याय वो होगा कि डॉक्टर ने ज्यादा मेहनत की है तो उसको ज्यादा मिले, एक अनस्किल्ड लेबर है तो उसको कम मिले। अर्थात जो तुलना हो, न्याय है समान लोगों के साथ समान बर्ताव करना। क्या है न्याय? समान लोगों के साथ एक समान बर्ताव करना, अर्थात समान योग्य व्यक्तियों और समान मेहनत और काम करने वाले व्यक्तियों से एक समान बर्ताव किया जाना चाहिए। अर्थात गधों के साथ गधों की तुलना होनी चाहिए, घोड़ों के साथ घोड़ों की तुलना होनी चाहिए, चिड़िया के साथ एक चिड़िया की तुलना होनी चाहिए, एक हाथी के साथ एक हाथी की तुलना होनी चाहिए। अगर रेस है, घोड़े के साथ अगर गधे को दौड़ा दिया जाए तो गधा तो हार जाएगा, घोड़ा जीत जाएगा। ये क्या न्याय होगा? ये नहीं। न्याय ये होगा कि घोड़े के साथ घोड़े की रेस हो, गधे के साथ एक गधे की रेस हो, एक चिड़िया के साथ जो उड़ करके बहुत जल्दी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेती है, एक चिड़िया के साथ दूसरी चिड़िया की रेस होनी चाहिए। उसके साथ बंदर की रेस नहीं कर सकते हम। तो इसलिए एक समान लोगों के साथ एक समान बर्ताव किया जाना, इसको हम न्याय कहेंगे। समान लोगों के साथ समान बर्ताव करना। प्रिय विद्यार्थियों, न्याय के अंदर जाति, भाषा, लिंग, रंग, रूप, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं किया जाता। अगर किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा, दो चीजें हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं और अब भेदभाव की बात कर रहे हैं। भेदभाव और न्याय एक दूसरे के विपरीत विचारधाराएं हैं। अगर कहीं पर भेदभाव होता है इन आधारों पर, न्याय के जाति के आधार पर भेदभाव हो, भाषा के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, रंग रूप के आधार पर हो, क्षेत्र जन्म स्थान के आधार पर हो, तो वो जो है किसी भी आधार पर भेदभाव होगा तो वहां पर न्याय नहीं होगा। न्याय वहां पर होगा जहां पर इन में से किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा, उसको हम न्याय कह सकते हैं। अगर एक महिला शिक्षक को कम वेतन मिलता है और पुरुष शिक्षक को अधिक वेतन मिलता है तो क्या न्याय है? जी नहीं। क्या है? ये अन्याय है। किसके साथ अन्याय हुआ? महिला शिक्षक के साथ अन्याय हुआ। किस आधार पर हुआ? लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ है, और लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ है, इसका मतलब वो न्याय नहीं है, वो अन्याय किया गया है महिला शिक्षक के साथ। तो आप बात समझ चुके हैं कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव करना, और वो जो है समान परिस्थितियों में समान व्यक्तियों के साथ एक समान रूप से रखा जाना चाहिए। अर्थात बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो बहुत कठिनता के हैं, कुछ सरल कार्य होते हैं, तो उस आधार पर ही उनकी तुलना की जा सकती है। अब हम बात करते हैं समानुपातिक न्याय की। प्रिय विद्यार्थियों, आप 11वीं कक्षा में हैं, और अगर स्कूल के अंदर ये फैसला लिया जाए, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि एक समान लोगों के साथ एक समान बर्ताव करना, एक समान लोगों के साथ एक समान व्यवहार करना, तो अभी आपके स्कूल के अंदर फैसला लिया गया कि 11वीं कक्षा के बच्चे हैं एक समान है, लगभग एक एज ग्रुप भी वही है उनका, शिक्षक भी वही विषय पढ़ाते हैं, एक ही कक्षा कक्ष है, एक जैसे कमरे के अंदर बैठ करके पढ़ते हैं, एक जैसे विषय पढ़ते हैं, एक जैसी पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं, एक जैसा सिलेबस है, इकट्ठे सबके पेपर होते हैं। तो जब सब बातें एक जैसी हैं, सब एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, तो फिर क्या किया जाए? किया ये जाए कि सब बच्चों को एक समान अंक दे दिए जाएं। क्यों? क्योंकि सभी एक जैसे तो हैं ही हैं, एक जैसा सिलेबस है,
एक जैसे अध्यापकों से पढ़ते हैं, सब स्थितियां समान है। अभी हम बात कर रहे थे ना, मजदूर के साथ मजदूर की तुलना, डॉक्टर के साथ डॉक्टर की तुलना की जानी चाहिए, तो एक बच्चे के साथ बच्चे की तुलना की जानी चाहिए, 11वीं के छात्र के साथ 11वीं के छात्र की तुलना की जानी चाहिए। और 11वीं के जब मजदूर के समान दूसरे मजदूर को मेहनतनामा मिलना चाहिए, तो एक बच्चे को भी दूसरे बच्चे के समान मेहनतनामा मिलना चाहिए ना, सभी को एक समान अंक मिलने चाहिए। क्या ये न्याय होगा? जी नहीं, ये न्याय नहीं होगा प्रिय विद्यार्थियों। कई बार समान परिस्थितियां होती हैं, उनमें भी समान बर्ताव नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उत्तर पुस्तिका की गुणवत्ता के आधार पर अंक दिए जाएं तो वह न्याय है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है और बहुत अच्छी उत्तर पुस्तिका जो है वो लिख करके आए हैं, तो अगर उनको भी उतना ही मिलेगा जिन्होंने ज्यादा मेहनत करके बहुत अच्छी उत्तर पुस्तिका लिखी है, और जिन्होंने उत्तर पुस्तिका बहुत अच्छी नहीं लिखी है, जिन्होंने पूरा साल मेहनत नहीं की है, उनको भी उतना ही मिलेगा, तो क्या वो न्याय होगा? वो जो ज्यादा मेहनत करने वाला बच्चा है वो तो हतोत्साहित होगा, उसको तो बहुत बुरा लगेगा। वो तो कहेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मुझे उसके बदले में क्या मिला? हम सब तो बराबर हैं, सब बच्चों के बराबर अंक हैं, तो मुझे अलग से क्या मिला? इसलिए कोई फायदा नहीं मेहनत करने का, अगले साल से मैं भी मेहनत नहीं करूंगा जब सबको बराबर ही अंक मिलने हैं। तो ये तो वो बच्चा जो है, जो कम पढ़ने वाला बच्चा था, वो तो ज्यादा पढ़े तो अच्छी बात है, और जब ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा जब कम मेहनत करने की सोचेगा तो वो तो बहुत गलत बात है। वो तो समाज के अंदर भी अन्याय है, उस बच्चे के साथ भी अन्याय है। तो इसलिए ये न्याय नहीं होगा। न्याय क्या होगा? उत्तर पुस्तिका की गुणवत्ता के आधार पर दिया जाना चाहिए, चाहे समान परिस्थितियां हैं सारी की सारी, उसके बावजूद भी उत्तर पुस्तिका अच्छी है तो उसको ज्यादा अंक दिए जाने चाहिए, ज्यादा मेहनती को ज्यादा दिया जाना चाहिए और कम मेहनती को कम दिया जाना चाहिए। तो इसलिए सबको एक समान हम नहीं रख सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जिस तरह से मजदूर है, एक मजदूर की तुलना दूसरे मजदूर से हम कर सकते हैं और करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक मजदूर तो 14वीं मंजिल के ऊपर जाकर के बहुत जान का जोखिम उठा करके, जान को खतरे में डाल करके बहुत मेहनत का काम कर रहा है 14वीं मंजिल पर जाकर के। एक मजदूर जो है वो नीचे जमीन पर बहुत सरल सा कार्य कर रहा है। उन दोनों को क्या एक समान मिलना चाहिए? जी नहीं, उन दोनों को भी एक समान नहीं मिलना चाहिए। जिस तरह से 11वीं के बच्चों को एक समान अंक नहीं मिले थे, इस तरह से इन दोनों में भी अंतर किया जाना चाहिए, अर्थात मेहनत के आधार पर, कठिन परिस्थितियों में काम करने के आधार पर, कुशलता के आधार पर भेदभाव हो सकता है, अर्थात अलग अलग दिया जाना वही न्याय है, बराबर दिया जाना वो न्याय नहीं है। तो इसलिए आगे हम बात करते हैं कि विशेष जरूरतों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष ख्याल रखना चाहिए। एक परीक्षा में 3 तरह के विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए बैठे प्रिय विद्यार्थियों। सामान्य विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी दृष्टिहीन विद्यार्थी था, एक और विद्यार्थी दिव्यांग था, टांगों से अपंग विद्यार्थी था। ये 3 तरह के विद्यार्थी बैठे पेपर देने के लिए। आप देख रहे हैं ना, आप भी देते हैं इस तरह के पेपर। तो पेपर देने के लिए 3 तरह के विद्यार्थी कौन कौन बैठे? कुछ तो सामान्य विद्यार्थी थे, और एक बच्चा था जो टांगों से अपंग बालक था, और एक बच्चा था जो दृष्टिहीन विद्यार्थी था। वो 3 तरह के बच्चे बैठे, और परीक्षा का सामान्य समय 3 घंटे का रखा गया कि 3 घंटे का पेपर है। ये तीनों तरह के विद्यार्थी आप देख रहे हैं, और उसके पीछे तराजू भी देख रहे हैं न्याय की। तो तीनों तरह के बच्चे परीक्षा के अंदर बैठे, सामान्य समय कितना है? 3 घंटे। अब प्रश्न हमारे सामने 3 परिस्थितियां हैं। क्या सभी बच्चों को, यानी कि दृष्टिहीन बच्चा है, जो टांगों से अपंग बच्चा है, और सामान्य बच्चा है, क्या तीनों तरह के बच्चों को 3 घंटे का ही समय दे देना न्याय है? या सामान्य बालकों का परीक्षा समय तो 3 घंटे का रखना चाहिए, और जो दिव्यांग अपंग बच्चे हैं उन, या दृष्टिहीन और टांगों से जो अपंग बालक है, उसको 3.5 घंटे का अर्थात 30 मिनट का अतिरिक्त समय उसको दे देना चाहिए, क्योंकि वो दिव्यांग है। तीसरी परिस्थिति हमारे सामने ये है कि सामान्य और टांगों से अपंग बालक को तो 3 ही घंटे का समय दे देना चाहिए, और जो दृष्टिहीन बच्चा है उसको 3.5 घंटे का समय दिया जाना चाहिए, यानी कि 30 मिनट उसको अतिरिक्त दी जा सकती है। तो कौन सी परिस्थिति इनमें ठीक रहेगी? क्या किया जाना चाहिए? प्यारे बच्चों, सबको एक समान समय देना तो अन्याय होगा उस बच्चे के साथ जो दृष्टिहीन है, परंतु
जो टांगों से अपंग बालक है उसको अतिरिक्त समय दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अर्थात जो तीसरी परिस्थिति है हमारे सामने कि जो टांगों से अपंग बालक है उसको भी 3 घंटे, सामान्य बच्चे उसको भी 3 घंटे, और जो दृष्टिहीन बालक है उसको 30 मिनट अतिरिक्त दे करके 3.5 घंटे का समय दिया जाना चाहिए, वो न्याय है। क्यों? क्योंकि दृष्टिहीन बच्चा स्वयं लिख नहीं सकता, वो उसको राइटर मिला हुआ है, वो राइटर को अपने उत्तर बताता है, राइटर जो है उसकी उत्तर पुस्तिका के अंदर उसको लिखता है, उस प्रक्रिया के अंदर अतिरिक्त समय लगता है, और 3 ही घंटे का समय मिलेगा तो उसका पेपर पूरा हो ही नहीं सकता, उसके साथ तो अन्याय होगा बेचारे के साथ। तो इसलिए फिर क्या करना चाहिए कि दृष्टिहीन बच्चे को अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए, यही न्याय है। अर्थात सामान्य और टांगों से अपंग बालकों को 3 घंटे का समय और दृष्टिहीन बच्चे को 3.5 घंटे का समय दिया जाना ही न्याय संगत लगता है। तो ऐसे में समान बर्ताव भी न्याय नहीं है, कुछ को कम और कुछ को अधिक समय दिया जाना चाहिए। वैसे तो ये भेदभाव है, और भेदभाव को हमने कहा था कि भेदभाव मतलब अन्याय, लेकिन यहां पर जो भेदभाव किया गया है ये अन्याय के लिए नहीं है, ये न्याय के लिए है, ताकि दृष्टिहीन बच्चा भी अपनी उत्तर पुस्तिका पूरी कर सके। तो विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों को विशेष सुविधा दी जा सकती है। जिस तरह से एक दृष्टिहीन विद्यार्थी को अतिरिक्त समय दिया गया, उसी तरह से समाज का कुछ दबा कुचला ऐसा वर्ग होगा, कुछ ऐसी जातियां जनजातियां होंगी, कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे, समाज का कुछ एक ऐसा हिस्सा होगा जिसको ऊपर उठा करके समाज के बराबर लेकर के आना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक नीचे है समाज का एक हिस्सा और ऊपर का हिस्सा जो है समाज का अलग है, और ऊपर के हिस्सा जो है निचले वाले हिस्से को अपने पास ले जाने का प्रयास कर रहा है, उसको बंधनों से मुक्त करने का प्रयास कर रहा है। तो वो सभी जब एक समान होंगे तो वही तो सामाजिक न्याय होगा। सामाजिक न्याय उसको तो कहेंगे कि भाई समाज में किसी प्रकार की ऊंच नीच ना हो, सब एक समान हो। तो और जो एक समान नहीं है, जो कुछ नीचे कुछ तबका है, तो उसको विशेष सुविधाएं दे करके, चाहे वो शिक्षण संस्थाओं के अंदर है, चाहे नौकरियों के अंदर है, चाहे अन्य सुविधाएं दे करके उनको ऊपर उठाया जाए, ताकि समाज में वो भी बराबरी का जीवन जी सके। उसी को तो हम सामाजिक न्याय कहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम न्याय के अर्थ की बात करते हैं। न्याय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जस्टिस। और जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बंधन, बांधना या जोड़ना। अर्थात व्यक्तियों को जोड़ करके तो समाज बना है, और वो जुड़े किस तरह से बंधे? वो न्यायपूर्ण तरीके से बंधे, वो सबको सबका हिस्सा मिले। जो जो हमने न्याय की परिस्थितियों के बारे में बात की, तो न्याय की चर्चा के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बंधन और जो बांधना है वो न्यायपूर्ण हो, वो उसी को हम न्याय कहते हैं। सबको अपना अपना हिस्सा मिले, सभी को के साथ समान बर्ताव हो, विशेष जरूरत वाले व्यक्तियों से विशेष बर्ताव किया जाए, और वही सामाजिक न्याय है। सबको अपना अपना हिस्सा मिले, सबसे पहले हमने बात की। दूसरे नंबर पर हमने बात की सभी से एक समान बर्ताव किया जाना चाहिए। जब तक कोई बहुत बड़ा कारण नहीं हो भेदभाव का, तब तक किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, एक समान सबको रखा जाना चाहिए, और विशेष जरूरत वाले व्यक्तियों के साथ विशेष बर्ताव किया जाना चाहिए। यही सामाजिक न्याय है। और सामाजिक न्याय की परिभाषाएं और कर लेते हैं। सालमंड के अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग प्रदान करना। बड़ी सरल सी परिभाषा दी है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग, उसका जो देय बनता है वो प्रदान करना, उसको हम सामाजिक न्याय कहेंगे। प्लेटो ने कहा है कि न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। अर्थात अन्य गुण जो स्वतंत्रता है, चाहे समानता है, अगर वो हमें मिले हैं और वो मिलने के बाद भी अगर हमें उसको मांगने के लिए कहीं पर न्याय की व्यवस्था नहीं है, मान लीजिए मुझे स्वतंत्रता मिली है और मेरी स्वतंत्रता का कोई हनन कर रहा है, कोई छीन रहा है, और कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है कि इस तरह की व्यवस्था नहीं है, इस तरह के कानून नहीं है कि जब मेरे साथ अन्याय हो रहा है किसी प्रकार का, मेरी स्वतंत्रता को जब छीना जा रहा है, तो मैं कहीं जाकर के गुहार लगा सकूं, कहीं जाकर के मांग रख सकूं, मैं अपने दुख दर्द को कह सकूं और न्याय ले सकूं।
तो तब तक उस स्वतंत्रता का कोई औचित्य नहीं है। तो स्वतंत्रता किसके साथ है? न्याय के साथ है। अगर उसके पीछे कानून की शक्ति है और न्याय मिलता है तो स्वतंत्रता का मतलब है मेरे जीवन में, अदरवाइज मेरे जीवन में स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए न्यायिक व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि सबको उनका हिस्सा मिले, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, रंग रूप के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। योग्यता, कौशल, मेहनत और काम की कठिनता के आधार पर हिस्सा मिलना चाहिए और विशेष जरूरत वाले व्यक्तियों को बराबरी पर लाने के लिए विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम सामाजिक न्याय की सुरक्षा के कुछ उपाय के बारे में बात करते हैं कि सामाजिक न्याय को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कैसे सुरक्षित रह सकता है सामाजिक न्याय। और उसमें सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। जहां पर अधिनायकवादी या तानाशाही शासन प्रणाली होती है वहां पर सामाजिक न्याय सबको मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, कोई व्यवस्था नहीं होती। राजा का राज होता है, राजा ही कार्यपालिका है, राजा ही विधान पालिका है, राजा ही न्यायपालिका है। तो वहां पर न्याय की संभावना बहुत कम होती है। आम जो साधारण व्यक्ति हैं वो न्याय नहीं मांग सकते, उनको न्याय पक्के तौर पर मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसलिए जहां पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है, लोग अपनी मर्जी से सरकारों को बनाते हैं, चलाते हैं और लोगों की मर्जी से कानून बनते हैं, लोगों की मर्जी से शासन का संचालन होता है, लोगों की भलाई के लिए शासन बनता है, चलता है। तो वहां पर ही सामाजिक न्याय सुरक्षित रह सकता है। अर्थात सामाजिक न्याय के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 2, शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि राजा एक आदमी है और उसी के पास सारी शक्तियां हैं, वो खुद ही विधान पालिका है, कानूनों का निर्माण करता है, खुद ही कार्यपालिका है, उन कानूनों को लागू करता है और स्वयं ही न्याय करता है। जब एक किसी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय होगा, वो कानून गलत बना दिया राजा ने और व्यक्ति को लगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो क्या आप उसमें उम्मीद लगा सकते हैं कि जब राजा कोर्ट के अंदर बैठेगा, न्यायपालिका के अंदर न्याय करने के लिए बैठेगा, तो क्या उस व्यक्ति के साथ न्याय करेगा? क्योंकि राजा का खुद का बनाया हुआ कानून है। अपने ही कानून के विरुद्ध क्या राजा निर्णय देगा? नहीं देगा। अतः एक आदमी के पास सारी की सारी शक्तियां होना वो अपने आप में अन्याय है। इसलिए शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस की धुरी पर होना चाहिए। एक दूसरे को हम चेक कर सके, एक दूसरे की जांच सके, एक दूसरे की निगरानी कर सके, इस तरह से संस्थाओं का अलग अलग शक्तियां, अलग अलग कामकाज का बंटवारा होना चाहिए। अर्थात विधान पालिका बिल्कुल अलग तरीके से कार्य करे, उसके अंदर अन्य प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कानून के निर्माण में स्वतंत्र तरीके से कानून का निर्माण करे, कार्यपालिका स्वतंत्र तरीके से अपना जिम्मेदारी निभाए, अपना कार्य करे और न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र और अलग होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, उसके ऊपर भी किसी प्रकार का दबाव प्रभाव नहीं होना चाहिए। अलग अलग शक्तियां, कार्यपालिका की शक्तियां अलग, न्यायपालिका की शक्तियां अलग, कानून निर्माण संबंधी अर्थात विधान पालिका की शक्तियां अलग। शक्तियों का पृथक्करण बहुत आवश्यक है, तभी जाकर के हम सभी साधारण व्यक्तियों को न्याय मिल सकता है। और कानून का शासन होना चाहिए, कानून के समक्ष सभी एक समान होने चाहिए। शासन जो हो वो कानून के अनुसार हो, कानून का पालन करने के लिए सभी बाध्य हो। प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर के न्यायाधीशों से लेकर के सभी संस्थाएं वो कानून के दायरे में आनी चाहिए। अर्थात कानून का शासन होना चाहिए, सबके ऊपर एक समान रूप से कानून लागू होना चाहिए। एक अपराध कोई साधारण व्यक्ति करता है, गरीब व्यक्ति करता है, उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो एक बहुत जो विशेष सुविधाएं प्राप्त है या समाज का एक बहुत अमीर व्यक्ति है या बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, उसको भी कानून के अनुसार वही दंड मिलना चाहिए जो एक गरीब व्यक्ति को मिले। अर्थात शासन जो हो वो कानून का होना चाहिए, कानून के अनुसार होना चाहिए। स्वतंत्रता न्याय की प्रथम शर्त है। अगर स्वतंत्रता ही नहीं होगी तो न्याय कहां से लेंगे? अगर आपके साथ अन्याय नहीं हो रहा है और आप स्वतंत्र नहीं है कि आप जाकर के न्यायपालिका में जो है ये मांग कर सके, न्याय की मांग कर सके, तो न्याय आपको मिलेगा कहां से? मिल ही नहीं सकता।
तो इसलिए स्वतंत्रता प्रथम शर्त है न्याय की। स्वतंत्रता हो ताकि कुछ अन्याय होने पर आप मांग तो कर सको, इतनी आजादी तो हो, बोलने की आजादी हो, आपको न्याय लेने की आजादी हो, प्राप्त करने की आजादी हो, तो ये बहुत जरूरी है। उसके अतिरिक्त नियतकालीन चुनाव होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर चुनाव समय पर नहीं होगा, बहुत लंबे टाइम तक चुनाव नहीं होगा, तो ऐसी परिस्थिति में किसी के साथ जनता के साथ न्याय की संभावना बहुत कम रह जाती है। क्यों? क्योंकि जनता जो है अपने आक्रोश, अपनी नाराजगी या अपनी इच्छा को जताने का उनके पास एक ही तरीका है, और वो तरीका है मतदान। वोट के माध्यम से अपनी इच्छा को जताता है, अपनी मांगों को रखते हैं, और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए कार्यपालिका पर और संस्थाओं पर दबाव बनाते हैं। तो इसलिए वो प्रक्रिया जो है वो चुनाव के माध्यम से होती है। इसलिए जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, वो कंटिन्यू होने चाहिए, वो निरंतर होने चाहिए। एक जिस अंतराल के अंदर होते हैं उसी अंतराल के अंदर होने चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। धन का न्यायोचित वितरण हो। प्रिय विद्यार्थियों, धन का न्यायोचित वितरण का मतलब है कि सबको सबका हिस्सा मिले, और सबको सबका हिस्सा मिलने में इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि कुछ व्यक्तियों को बहुत ज्यादा मिला हुआ है और कुछ व्यक्तियों को बहुत कम मिला हुआ है। ये अंतर हो सकता है, परंतु ये अंतर इतना ज्यादा ना हो कि अमीर और गरीब के बीच की खाई जो है वो बहुत बड़ी हो, और इस बड़ी खाई में न्याय नहीं हो सकता, सामाजिक न्याय हो ही नहीं सकता। गरीब आदमी कहां से सामाजिक न्याय की बात करेगा, कहां से न्याय लेगा? क्योंकि उसके पास तो पेट भरने के लिए रोटी नहीं है, पूरा परिवार पूरा दिन काम कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर मूलभूत जरूरतें उसकी पूरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं पर हमारे व्यवस्था के अंदर, हमारे शासन के अंदर कुछ ना कुछ खामी है। और कुछ अमीर व्यक्तियों की संपत्ति बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ रही है, और बढ़नी नहीं चाहिए। वो अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो, गरीब से गरीब आदमी की भी मूलभूत जरूरतें पूरी हो, कम से कम इतना धन तो मिले, और कोई अगर कष्ट में है, किसी को परेशानी है, तो उसकी मदद सरकार करे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के लिए, या पेट भरने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो वो जो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सरकार इस तरह का कार्य करे, और अगर संभव हो तो धन का जो वितरण है वो इस तरीके से हो कि अमीरों के पास ज्यादा इकट्ठा ना हो, बल्कि वो गरीबों तक भी पहुंचे। इस तरह का वितरण, इस तरह का बंटवारा जो है धन का होना चाहिए। समाज के कमजोर वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए न्याय के अंदर, क्योंकि न्याय बहुत ज्यादा जो समाज का मजबूत तबका है या समाज का बहुत धनी लोग हैं, उनको न्याय अपने आप ले लेते हैं। वो उनको न्याय सरकार दे, किसी प्रकार की कोई मदद करे, उसकी उनको आवश्यकता नहीं है। वो इतने मजबूत है, इतने सशक्त है। लेकिन न्याय की जरूरत किसको है? कमजोर वर्ग को है। और कमजोर वर्गों का ध्यान कौन रखे? कमजोर वर्गों का ध्यान सरकार रखे, समाज रखे, संस्थाएं रखे। तो इसलिए कमजोर वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए न्याय के लिए। उसके अतिरिक्त दक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, निष्पक्ष होगी, दक्ष होगी, तो तभी जाकर के वो सबके साथ न्याय कर सकती है। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि न्याय देने का कार्य तो न्यायपालिका का है। अंतिम शरण स्थली किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर न्यायपालिका है। और न्यायपालिका से अभी कोई हार जाता है तो फिर तो भगवान के न्यायालय में जाने की बात करता है कि यहां न्याय नहीं हुआ, मुझे भगवान के पास जाकर के न्याय मिलेगा दूसरे लोक में। तो इसका मतलब यह है कि भगवान के बाद अगर हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं तो वो किस कैसे कर सकते हैं? सबसे ज्यादा उम्मीद भगवान के बाद अगर किसी से है तो वो न्यायपालिका से है। न्यायपालिका भी गरीब व्यक्तियों के लिए भगवान के समान है, उन्हीं से तो वो न्याय ले सकता है। तो न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, दक्ष होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। उसके ऊपर किसी प्रकार का, किसी प्रकार के लोगों का, दबंग लोगों का, या किसी प्रकार के आप कह सकते हैं कि धनाढ्य लोगों का, अमीर लोगों का दबाव प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर अमीर लोगों का दबाव न्यायपालिका के ऊपर होगा तो गरीब आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? अमीर आदमी तो पैसे खर्च कर सकता है, गरीब आदमी तो कोर्ट तक जाने में ही बड़ी परेशानी होती है उसको। तो इसलिए न्यायपालिका दक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, तभी जाकर के सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सकती है।
जाति प्रथा और विशेषाधिकारों का अंत होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। कोई जन्म से ही जन्म लेकर के पैदा हुआ है और वो तभी से उसको विशेष अधिकार प्राप्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में सभी एक समान हो और विशेष अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। जैसे राजाओं के जमाने में राजकुमार जन्म लेते थे, जन्म लेते ही वो वीआईपी होते थे, विशेष अधिकार होते थे उनके पास। आजकल ऐसी व्यवस्था नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, तो इसलिए विशेषाधिकार पूरी तरह से समाप्त होने चाहिए समाज के अंदर और जाति प्रथा का अंत होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर अन्याय किसी के कारण होता है तो वो जाति प्रथा एक बहुत बड़ा कारण है अन्याय के लिए। तो इसलिए सामाजिक न्याय की बात करें, समाज में बराबरी की बात कर रहे हैं, और जाति समाज में बराबरी नहीं रहने देती, समाज में ऊंच और नीच कर देती है, और जहां ऊंच नीच होती है वहां पर सामाजिक न्याय नहीं है। तो इसलिए जाति प्रथा का यथासंभव जल्दी से जल्दी अंत होना चाहिए, जाति प्रथा समाप्त हो और विशेष अधिकारों का अंत हो, तभी जाकर के सामाजिक न्याय स्थापित हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं, इनमें लगता है कि आपको इनको न्याय मिला हुआ है, लगता है आपको इन्होंने भरपेट खाना खाया होगा, लगता है इनके बच्चों को दूध मिलता होगा, परवरिश हुई होगी, ये बड़े होकर के एक बहुत स्वच्छ स्वस्थ व्यक्ति बन पाएंगे, मजबूत व्यक्ति बन पाएंगे, पढ़ पाएंगे। क्या लगता आपको? इनके साथ अन्याय हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो निष्कर्ष रूप से प्यारे विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय को हम अंतर्दृष्टि से महसूस कर सकते हैं, जैसे प्रेम को महसूस कर सकते हैं। आमतौर पर सब लोगों के साथ समान बर्ताव, सबको अपना अपना वाजिब हिस्सा मिले, विशेष जरूरत के लोगों का विशेष ख्याल रखा जाए, इसे ही सामाजिक न्याय कहा जाता है। अभी पुनरावृत्ति के लिए कुछ प्रश्न करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, आप बताइए सामाजिक न्याय की कोई एक परिभाषा दे दीजिए। सालमंड के अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग प्रदान करना। प्रश्न नंबर 2, सामाजिक न्याय को लोकतांत्रिक प्रणाली में सुरक्षित रखा जा सकता है या अधिनायकवादी या तानाशाही व्यवस्था में? जो सामाजिक न्याय है वो कहां पर हमें मिल सकता है, सुरक्षित रह सकता है, लोकतांत्रिक में या तानाशाही में? जहां पर राजा का राज होता है वहां पर सुरक्षित रहता है, या जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की मर्जी से सरकारें चलती हैं और बढ़ती हैं, कहां पर सामाजिक न्याय सुरक्षित रह सकता है? जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही सामाजिक न्याय सुरक्षित रह सकता है। अभी गृह कार्य के लिए प्रश्न नोट कीजिए। सामाजिक न्याय का अर्थ स्पष्ट करें, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, सामाजिक न्याय की सुरक्षा के कौन कौन से उपाय हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की। इन दोनों प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका के अंदर लिख करके, अपनी कॉपी के अंदर लिख करके प्राध्यापक से चेक करवाइए। आपने बहुत अच्छे से व्याख्यान को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।